नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 10 अगस्त 2022 और दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन में। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस सेशन की पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। क्लियर। इसके अलावा आप देखिए जो हमारा एप्लीकेशन है एग्ज़ाम दृष्टि का जो ऐप है, आप उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि देखो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। आपको वहाँ से प्रीवियस ईयर के पेपर, इसके अलावा और बहुत सारे लेक्चर्स, सब चीज़ें वहाँ पर आपको अवेलेबल रहेंगी। तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें। उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। क्लियर दोस्तों, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ में। आप जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि जो हमारे और दोस्त हैं, आपके जो भाई बंधु हैं, उन सभी को भी पता लग जाए जल्दी से और वो भी जल्दी से सेशन से जुड़ जाएं, ताकि उनसे किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन ना छूटे। तो जल्दी से सेशन को आप लोग शेयर करेंगे, लाइक कर दीजिए सेशन को, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत बेहतर कंटेंट के साथ में क्लास होने वाली है। तो जल्दी से सेशन को शेयर करिए आप लोग, फिर हम आगे चलते हैं। आज हम अपनी जो है सुर्खियों की पहले बात कर लेते हैं, क्या क्या हमको आगे डिस्कस करना है इन सुर्खियों में। देखो, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से किया गया सम्मानित। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा की गई नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता। गोवा सरकार ने की उच्च शिक्षा में 100% यानी कि 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा। कोलंबिया के पूर्व साम्यवादी नेता गुस्तावो पेट्रो ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला हिमालयी मसाला उद्यान का किया गया उद्घाटन। आर्या वाल्वेकर ने जीता मिस इंडिया USA 2022 का खिताब। और नेक्स्ट है, इजराइल ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण किया विकसित। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर गूगल द्वारा इंडिया की उड़ान नामक परियोजना की गई लॉन्च। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन समारोह में निखत जरीन और शरत कमल को बनाया गया ध्वजवाहक। फ्रांस सरकार के कन्नन सुंदरम को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट शेवेलियर अवार्ड से किया गया सम्मानित। दोस्तों, ये थी आज की सुर्खियां, और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा मिशन SDM कोर्स चल रहा है दोस्तों। अगर आप UPPCS 2023 की तैयारी कर रहे हैं या उससे आगे की आज आप प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो ये बैच आप लोग जरूर ज्वाइन करें। एक तरह से कॉम्बो पैकेज है। यहाँ पर आपको दोस्तों UPPCS प्री का पेपर 1 का और पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी प्रीलिम्स में। इसके अलावा यहाँ पर मेंस का पूरा सिलेबस होलिस्टिक वे में आपको कराया जाएगा, और मेंस के अलावा इंटरव्यू की भी तैयारी आपको कराई जाएगी। तो एक तरह से पूरा कॉम्बो पैकेज है। आप लोगों को सारी आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, इवन इंटरव्यू भी आपको साथ ही साथ कराया जाए। क्योंकि देखिए, इंटरव्यू अगर आप सोच रहे हैं कि पहले मेंस प्रिपेयर कर लें, प्रीलिम्स प्रिपेयर कर लें, इंटरव्यू फिर कर लें, ऐसा नहीं है। देखो, एग्ज़ाम एक सिंगल एग्ज़ाम है ये, है ना। क्योंकि आपको पता है, आप सिंगल एग्जाम में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अल्टीमेटली सिलेक्शन कब होगा आपका, जब तीनों स्टेज क्लियर हो जाएंगी तभी होगा ना। तो इसलिए आपको तीनों ही स्टेजेस की, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों की ही आपको साथ ही साथ प्रिपरेशन करके चलना होगा। इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि मेंस क्लियर हो जाएगा तब हम इंटरव्यू की तैयारी कर लेंगे, या प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तब मेंस की तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। तब बहुत देर हो चुकी होगी दोस्तों। तो आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए, आपकी जो तैयारी है उसको कंप्लीट करने के लिए, तैयारी को पूरी तरह से आपको अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी इससे ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा मेंस का यहाँ पर आपको जनरल हिंदी, ऐसे राइटिंग भी आपको कराई जाएगी, और GS1, GS2, 3, 4 यानी कि GS के चारों पेपर मेंस में यहाँ पर आपको प्रिपेयर कराए जाएंगे। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज आपके टेस्ट होंगे। डेली आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। डाउट सेशन होंगे स्पेशली आपके लिए। अगर आपका कोई डाउट है किसी भी क्लासेस से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो उस सबके डाउट सेशन भी चलेंगे। और 10 से 12 मंथ में इस कोर्स की ड्यूरेशन रखी गई है हम लोगों ने, तो 10 से 12 मंथ में इसको
कंप्लीट कर लिया जाएगा। बाईलिंगुअल बैच होगा दोस्तों ये, यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं या इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही लैंग्वेजेस में हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के जो हम अपना सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सवाल वो ये है कि हाल ही में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखिए ये हैं दलाई लामा, और दलाई लामा क्या कोई नाम है क्या? नहीं। अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि दलाई लामा नाम है तो आप गलत हैं दोस्तों। दलाई लामा कोई नाम नहीं है, दलाई लामा एक पद का नाम है। तिब्बती जो आध्यात्मिक गुरु है ना उनका नाम वो दलाई लामा एक पद होता है। और इनका नाम की बात करूं तो अभी फिलहाल 14वें दलाई लामा हैं, और इनका नाम है, क्या नाम है? इनका नाम है दोस्तों तेंजिंग ग्यात्सो। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तेंजिंग ग्यात्सो इनका नाम है। इस टॉपिक के बारे में हम बात करें तो देखिए इनको लद्दाख का ये सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार। ये किसका है? ये लद्दाख का है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर इसका बी है। इनको मानवता की सेवा के लिए ये अवार्ड दिया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कुछ और इसके बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं, और ये दलाई लामा को मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया है। कौन सा सम्मान? डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार। याद रखिएगा लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान है ये। क्लियर? और इसको किसके द्वारा दिया गया है? लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, जो कि एक परिषद है, काउंसिल है, और वो मानवता के इस जो मानवता ह्यूमैनिटी के लिए जो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको पुरस्कारित करने के लिए ये संस्था काम करती है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद है ये, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, LAHDC। और 14वें नंबर के दलाई लामा ये हैं तेंजिंग ग्यात्सो, इनको दिया गया है ये पुरस्कार दलाई लामा के लिए, ये डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार। सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ये लद्दाख का मैप है दोस्तों। यहाँ पर आप ये जो रेड कवर में रेड लाइन से जो कवर है ये देख सकते हैं ये, और यहाँ पर और 2 ज़िले हैं लद्दाख में, याद रखिएगा, एक तो कारगिल और दूसरा लेह, 2 ही ज़िले हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है ये जम्मू कश्मीर है। क्लियर? तो चलते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। लद्दाख के बारे में हम बात करें तो लद्दाख का जो राज्य पशु है दोस्तों वो है हिमतेंदुआ। हिमतेंदुआ है वो। और द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट दलाई लामा की पुस्तक का नाम है। इसके अलावा मुझे एक और चीज़ बताइए आप लोग कि लद्दाख, ये जो हिमतेंदुआ है, लद्दाख के अलावा और किस स्टेट का राज्य पशु है, और किस राज्य का ये राज्य पशु है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कि हिमतेंदुआ लद्दाख के अलावा और कौन सा राज्य का राज्य पशु है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ये है हेमिस नेशनल पार्क। और कहाँ पर है दोस्तों? ये लद्दाख में, याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा। लोसर फेस्टिवल दोस्तों, लोसर फेस्टिवल लद्दाख में है, मतलब लद्दाख में ये मनाया जाता है लोसर फेस्टिवल। क्लियर? कहाँ पर मनाया जाता है लोसर फेस्टिवल? लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट है स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल, ये भी लद्दाख का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और ऑपरेशन विजय, ये दोस्तों ऑपरेशन विजय थल सेना के द्वारा 1999 में चलाया गया था। और कब चलाया गया था? कारगिल युद्ध के समय। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के अगेंस्ट चलाया गया था। आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को, ऑपरेशन विजय। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है गाइज कि हाल ही में नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? नीति आयोग के बारे में बात करें तो दोस्तों हम नीति आयोग, ये एक इंग्लिश का एब्रिविएशन है और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये राजनाथ सिंह हैं, और ये उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के, ये गृह मंत्री हैं। यहाँ पर निर्मला सीतारमण, और इधर नितिन गडकरी, ठीक है, ये ममता बनर्जी, और बाकी के सभी देशों के मुख्यमंत्री हैं ये। तो दोस्तों ये नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 7वीं बैठक की अभी जो है अध्यक्षता की है इन्होंने। 7वीं बैठक आयोजन करी थी गवर्निंग काउंसिल की। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए ये इन्होंने ये अध्यक्षता करी। क्लियर? नीति आयोग का गठन कब होता है दोस्तों? नीति आयोग का जो गठन है तो 2015 में होता है। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखो
जो संचालन परिषद की कौन सी बैठक थी, ये याद रखिएगा आप लोग, 7वीं बैठक थी। और इसमें 2 नेताओं ने कौन कौन से ने भाग नहीं लिया, एक तो तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और दूसरे थे बिहार के सीएम मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार। और अब इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, आप इन्होंने याद रखिएगा। बिहार में भी पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया है, और जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ था और जगह जगह अब मोटा भाई की नज़र बिहार पर पड़ गई है। अब बिहार पर जहाँ मोटा भाई की नज़र पड़ जाती है वो फिर वहाँ सीएम फिर कोई दूसरा ही होता है फिर, है ना। जैसे कि महाराष्ट्र में आप एकनाथ सिंह देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी यही हाल हो रहा है बिहार में। देखते हैं क्या होते हैं, मोटा भाई यहाँ भी अपनी सरकार बनाने में सफल होते हैं या फिर नहीं। तो बात करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। ये जो जुलाई 2019 के बाद में गवर्निंग काउंसिल की पहली व्यक्तिगत बैठक है दोस्तों ये, क्योंकि आपको पता है 2019 के बाद में फिर 2020 में 21 में क्या था, कोविड था, तो इस करके इसकी कोई व्यक्तिगत बैठक नहीं हुई थी। और इस नीति आयोग की जो शीर्ष निकाय में, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जैसे कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, नहीं दिल्ली में तो सीएम है वहाँ पर, जो मतलब जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, जैसे लद्दाख हो गया, दमन दीव, इन सभी, पुडुचेरी में तो है विधानसभा, है ना। तो इन सभी जिनमें विधानसभा नहीं है केंद्र शासित प्रदेशों में, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर अदर अलग, और इसके अलावा जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं उनके मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ केंद्रीय मंत्री भी इसकी शीर्ष निकाय में शामिल होते हैं। इस बैठक के एजेंडे में 3 टॉपिक्स पर बात की गई थी। एक तो फसलों का विविधीकरण, ठीक है, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और तीसरा था शहरी शासन, यानी कि शहरी शासन में आत्मनिर्भरता। इन 3 टॉपिक्स पर डिस्कस किया गया था। ये एजेंडे में 3 ये टॉपिक थे। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब नीति आयोग के बारे में बात करें दोस्तों, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है और योजना आयोग की जगह लेते हैं। इससे पहले योजना आयोग एक संस्था हुआ करती थी जो 5 वर्षीय योजना बनाती थी, इसलिए क्या, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए, कि देश में जो है विकास को कैसे गति देनी है। इसलिए मुख्यालय इसका दिल्ली में है। नरेंद्र मोदी चेयरमैन है अभी फिलहाल, क्योंकि जो भी पीएम होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं, और परमेश्वरन अय्यर दोस्तों इसके कौन है, सीईओ हैं, याद रखिएगा। तीसरे सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर, और तीसरे ही उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। पहले सीईओ की बात करूं तो ये थे सिंधु खुल्लर, और उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। क्लियर। अब आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। जो सवाल है वो है हमारा, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, ये हमने बात करी थी अभी, अरविंद पनगड़िया हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु खुल्लर हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के हेड प्रधानमंत्री हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन ये किसकी सिफारिश पर किया गया, सरकारी आयोग की सिफारिश पर। और भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं दोस्तों? भारत में जो क्षेत्रीय परिषद 6 हैं, ठीक है। पहले शुरुआत में 5 हुआ करती थी, और 5 कहाँ पर देखो, एक तो नॉर्दर्न क्षेत्रीय जो जोनल काउंसिल, सदर्न जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल और वेस्टर्न जोनल काउंसिल। इसके अलावा एक थी सेंट्रल मिडल जोनल काउंसिल, और बाद में एक और जोनल काउंसिल बनाई थी, नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल, ठीक है। तो अब जो है टोटल 6 जोनल काउंसिल याद रखिएगा। और जो राष्ट्रीय परिषद है साथियों, इसकी सरकारी आयोग की सिफारिश पर गठन किया गया था, और ये हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया 263 जो आर्टिकल है, तो इसलिए ये संवैधानिक निकाय याद रखिएगा, संवैधानिक निकाय, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में किया गया है। क्लियर। और जो सांविधिक निकाय होती हैं वो कौन सी निकाय होती हैं दोस्तों? सांविधिक निकाय ऐसी निकाय होती हैं जिनको लॉ के द्वारा बनाया जाता है, संसद में कानून लाया जाता है, कानून पर पास कराया जाता है, और उसके बाद में उसका गठन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में कुल कितनी है क्षेत्रीय परिषद, ये हमने डिस्कस कर लिया, 6 हैं। और जो जोनल काउंसिल होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय परिषद जो होती हैं, इनका हेड कौन होता है? इनका हेड होता है गृह मंत्री, जबकि अंतर्राज्यीय परिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा आप लोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, और टोटल कितनी योजनाएं आई थी? 12 पंचवर्षीय योजना आई थी, याद रखिएगा सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है? दोस्तों देखो, गोवा सरकार ने कहा है कि जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, हम हायर एजुकेशन में जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके सभी प्रावधानों को लागू करेंगे। तो ये किसने कहा है? गोवा सरकार ने कहा है कि हम उच्च शिक्षा में 100% जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने जा रहे हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पर बी, ठीक है। इसके बारे में कुछ और जो इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये है
कि इन्होंने कहा है कॉलेज से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक एनईपी का क्रियान्वयन शुरू हो भी चुका है यहाँ पर। और बहुत जो अगला शैक्षणिक वर्ष होगा ऑनलाइन ये क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम 100% एनईपी के साथ में इसको एनरोल कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। क्लियर। तो ये सारी बातें यहाँ पर हमने डिस्कस करी। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। राजधानी पणजी है। वास्को ड गामा इसका जो सबसे बड़ा शहर है। और 30 मई 1987 को इसको राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। दोस्तों वैसे 1960-61 में इसको भारत में शामिल किया जाता है पुर्तगालियों से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में 12वां संविधान संशोधन लाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया जाता है 12वां 1962 में। उसके द्वारा गोवा को और दमन दीव इनको क्या दिया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है। 1962 से लेकर के 87 तक गोवा केंद्र शासित प्रदेश रहता है और 1987 में इसको राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। क्लियर। अब आगे चलते हैं। राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। विधायिका 1 सदनीय है और 40 सीटें हैं। याद रखिएगा टोटल 40 सीटें हैं इसमें, क्योंकि इलेक्शन हुए हैं अभी, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीट है। ये मैप है किसका? गोवा का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी जो सीमा है महाराष्ट्र से लगती है एक तरफ कर्नाटका से लगती है। याद रखिएगा आप लोग सारी चीज़ों को। चलते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है? दोस्तों जो नई शिक्षा नीति आई है, क्योंकि हम नई शिक्षा नीति के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे संबंधित ये जो है समिति आपको पता होनी चाहिए। तो नई शिक्षा नीति के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो किसने तैयार किया था? कस्तूरी रंगन समिति ने। नेक्स्ट है, गोवा को किस संविधान संशोधन के तहत भारत में मिलाया गया? दोस्तों 12वें संविधान संशोधन के तहत 1962 में इसको भारत में मिला लिया गया था एक राज्य के रूप में, ये याद रखिएगा। गोवा की प्रमुख नदियां, 2 प्रमुख नदियां हैं दोस्तों गोवा में, एक तो मांडवी, एक जुआरी। और गोवा का राज्य पक्षी का नाम है रूबी गले। इसको दोस्तों पीली बुलबुल होती है जिसको रूबी गले कहते हैं गोवा में। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। और जो गोवा का तट है ना दोस्तों, उसको कोंकण तट बोलते हैं। इसके अलावा आप ये देखो, ये मैं बना देता हूँ एक रफ। ये हमारा सदर्न इंडिया हो गया, पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला। तो यहाँ पर ये तो हो गया महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र हो गया, और यहाँ पर है गोवा दोस्तों, और इधर है कर्नाटक, कुछ ऐसा ही है ना। तो ये जो तट है ना यहाँ पर, ये वाला तट, ये वाले तट को कोंकण तट बोला जाता है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो कोंकण तट बोला जाता है गोवा के तट को। और नेक्स्ट है 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये है हिमाचल प्रदेश। ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। अब आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं हाल ही में किस देश के पूर्व विद्रोही, एक्चुअली में साम्यवादी नेता थे ये, तो इन साम्यवादी नेता, इनका नाम है गुस्तावो पेट्रो। तो आपसे पूछा है गुस्तावो पेट्रो को किस देश के राष्ट्रपति बनाया गया? इन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रपति पद की शपथ ली है दोस्तों। आप यहाँ पर इनका देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा लैपटॉप हैंग कर गया है थोड़ा सा, बस हो गया सही। हाँ, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये है गुस्तावो पेट्रो, और इन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। कोलंबिया कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में एक देश है ये कोलंबिया। यहाँ पर देखो आप लोग, ये कोलंबिया है, इसकी राजधानी है बोगोटा, और इसका जो मुद्रा है वो है कोलंबियन पेसो। याद रखिएगा क्या है मुद्रा? मुद्रा का नाम है दोस्तों इनकी का कोलंबियन पेसो, ठीक है। और इसकी जो सीमाओं की बात करें तो एक तरफ से इक्वाडोर से इसकी सीमा लगती है, एक तरफ वेनेजुएला से सीमा लगती है, और यहाँ पर इसकी सीमा जो है ब्राज़ील से लगती है, और यहाँ पर पेरू से लगती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। और इधर पनामा है, पनामा नहर का नाम आपने सुना ही होगा। ये और पनामा नहर किसको जोड़ती है? पैसिफिक ओशन को कैरिबियन सी से जोड़ती है, याद रखिएगा। और कोलंबिया के जो टॉप में यानी कि नॉर्दर्न साइड में कैरिबियन सी आता है, ठीक है। और इसके जो है वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन। ये सारे मैपिंग मैप आपको जरूर पता होना चाहिए दोस्तों। किसी भी आप कोई भी लोकेशन देख रहे हैं तो उसके चारों ओर की चीज़ें जरूर पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब चूंकि हम दक्षिण अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। एक और चीज़ देखिए, इस मैप में आपको ये 2 देश दिख रहे होंगे यहाँ पर, एक तो ये है और एक ये है। ये दोनों ही देश दोस्तों क्या हैं? लैंड लॉक कंट्री हैं। तो इनके नाम क्या क्या हैं
आप जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि दक्षिण अमेरिका के 2 देश कौन से हैं जो कि लैंडलॉक हैं। ठीक है, लैंडलॉक ऐसे देश होते हैं दोस्तों जिनसे जो अपनी बाउंड्री किसी भी अन्य सागर से या महासागर से शेयर नहीं करते हैं। तो चलिए आज हम अब जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस कर लेते हैं। अमेजॉन वन, जैसा कि आप नाम से जानते हैं, इनका अधिकांश भाग किस देश में है? ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका में है और इसके 60% जो हिस्सा है अमेजन वनों का वो ब्राज़ील में है। क्लियर। नेक्स्ट है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सवाल यहाँ से बनता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजॉन नदी है। सबसे लंबी नदी है ये विश्व की, मतलब लंबी नहीं दोस्तों, बड़ी नदी कहेंगे हम, ध्यान रखिएगा, ये बड़ी नदी है। लंबी नदी तो क्या है? लंबी नदी नील नदी है। दोनों में फर्क होता है दोस्तों। लंबी नदी में लेंथ देखी जाती है सिर्फ, जबकि जो बड़ी नदी है उसमें वॉल्यूम देखा जाता है, यानी कि लेंथ, विड्थ और जो इसकी गहराई है वो भी मैटर करती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी नदी नील नदी है, जबकि सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो वो अमेजॉन नदी है। क्लियर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। क्लियर। और कहाँ पर है ये? दक्षिण अमेरिका में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, ब्राजील में सवाना घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? कैंपोस। और अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। ये सारी बातें, इसके अलावा कुछ और बातें हो रही हैं तो मैं बता दूं आपको। ये जो है ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है घास के मैदानों को? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों डाउन्स कहा जाता है। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में वेल्स बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा प्रेयरी कहाँ बोला जाता है? आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से आंसर करिए। प्रेयरी कहाँ पर बोला जाता है घास के मैदानों को? हम आगे चलते हैं और आज का जो अगला सवाल है दोस्तों वो है, भारत का पहला हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये होता क्या है इसके बारे में जानो। यहाँ पर आप ये मसाला उद्यान, जैसा कि नाम से पता लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग किस्म के मसालों का उत्पादन यानी कि विकास किया जाएगा। तो ये कहाँ पर पहला, भारत का पहला हिमालयी मसाला उद्यान है। हिमालय में ये बनने वाला पहला मसाला उद्यान है, क्योंकि आप जानते हैं मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? दक्षिण के राज्यों में होता है ना, और वहाँ भी केरल में। तो हिमालयी मसाला उद्यान पहला ये रानीखेत में बनाया गया है। ठीक है। कहाँ पर बनाया गया है? रानीखेत में। और रानीखेत कहाँ पर है? उत्तराखंड में है दोस्तों। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला है, अल्मोड़ा जिले में ये रानीखेत में बनाया गया है, सोनी में। और किसके द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन दोस्तों इतिहासकार शेखर पाठक के द्वारा किया गया। इसको 2 साल लगे हैं इसको बनाने में। और इसके अलावा यहाँ पर कश्मीरी केसर से लेकर के तेजपात, तिमूर और वन हींग, इस तरह की कुछ लगभग 30 मसालों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं और इन सभी को यहाँ पर विकास किया जाएगा। किसका? कश्मीरी केसर का, तेजपात का, तिमूर और वन हींग, ये सब उगाए जाएंगे यहाँ पर। 4 एकड़ भूमि में ये फैला हुआ है और इसको जो स्थापित किसके द्वारा किया गया है? किसके सहयोग से? जायका के सहयोग से। ये जायका क्या है? ये जायका है दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। इसकी सहायता से, इसकी वित्तीय सहायता से इसको तैयार, मतलब इसका जो स्थापित किया गया है। ये सारी बातें इसके बारे में। अब हम उत्तराखंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं, एक तो देहरादून और एक गैरसैंण। दोस्तों मुझे देहरादून से एक चीज़ याद आ रही है कि जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो कहाँ से पब्लिश होती है? तो वो देहरादून से ही पब्लिश होती है। क्लियर। उत्तराखंड के सीएम कौन है? सीएम है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी। गुरमीत सिंह जो है यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड के हाल ही में इलेक्शन संपन्न हुए थे, तो आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। ये उत्तराखंड का मैप है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये सभी इसके अलग अलग जिले हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि भारत चीन सीमा के पास भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया माणा गांव चमोली में। उत्तराखंड के पहले पालमेटम का उद्घाटन हल्द्वानी नैनीताल में किया गया है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये कहां पर स्थित है? ये दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। और लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। और लाइकेन पार्क हो गया, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र हो गया, चावल अनुसंधान केंद्र ये कटक में है, और आलू अनुसंधान केंद्र ये है शिमला में है। क्लियर। याद रहेगा ना सारी चीज़ें, आपको सवाल यहाँ से बनेंगे। क्लियर। तो याद रखिएगा, इनसे सवाल अक्सर बनते हैं यूपी में, और अन्य पीसीएस एग्जाम हैं, अन्य स्टेट्स एग्जाम हैं, उन सभी में ये जो है जो केंद्र हैं अनुसंधान केंद्र, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मिस इंडिया यूएसए 2022 के बारे में।
हाल ही में ये प्रतियोगिता संपन्न हुई है, ये इवेंट संपन्न हुआ था दोस्तों। और यहाँ पर भारतीय मूल की ये जो है आर्या वाल्वेकर हैं, ये 18 साल की है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, आर्या वाल्वेकर। इन्होंने ये मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है। क्लियर, क्या नाम है इनका? आर्या वाल्वेकर। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब हम कुछ इनके बारे में और चीज़ें डिस्कस करेंगे इस इवेंट के बारे में। तो ये जो आर्या वाल्वेकर हैं दोस्तों, ये यूएसए में वर्जीनिया के रहने वाली हैं, ठीक है। और इनको जो अपने नाम इन्होंने खिताब किया है मिस इंडिया यूएसए। न्यू जर्सी में ये प्रतियोगिता हुई थी और इस कंपटीशन की 40वीं वर्षगांठ है ये अब की बार। इसके अलावा जो पहला स्थान आर्या वाल्वेकर को मिला है, जबकि दूसरा स्थान सौम्या शर्मा को मिला है। और जो ये सौम्या शर्मा है दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की स्टूडेंट हैं, जबकि न्यू जर्सी की रहने वाली संजना चेकुरी को तीसरा स्थान मिला है। इन सारी बातों को आप लोग याद रखिएगा। यहीं पर इसी इवेंट में कुछ और प्रतियोगिताएं भी हुई थी, जिसमें मिसेज इंडिया यूएसए का ताज अक्षय जैन को मिला है और मिस टीन इंडिया यूएसए चुना गया है तन्वी ग्रोवर को। तो इन तीनों ही नामों को आप लोग याद रखने हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में। देखिए, जो मिसेज इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है? अक्षय जैन ने, अभी हमने डिस्कस करा, मिसेज इंडिया यूएसए। और टीन मिसेज इंडिया यूएसए का खिताब, मिस टीन इंडिया यूएसए, ये तन्वी ग्रोवर है ना। मिस यूनिवर्स 2022 ये है हरनाज संधू, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता था। पहली भारतीय मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी और दूसरी भारतीय मिस यूनिवर्स लारा दत्ता थी। और तीसरी कौन है? तीसरी है हरनाज संधू। क्लियर। अब नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2022 कैरोलिना ब्लावस्का हैं अभी फिलहाल 2022 में। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 ये खुशी पटेल हैं। इसके अलावा मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की बात करूं मैं तो दोस्तों ये हैं सिनी शेट्टी। कौन है? सिनी शेट्टी हैं ये। क्लियर। चलिए अब दोस्तों हम ये हमारा जो है कोर्स है मिशन एसडीएम, आप इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। पेपर यानी कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सभी की आपको तैयारी कराई जाएगी। कॉम्बो पैकेज है, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, इसके बारे में आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे नंबर्स पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। और नेक्स्ट जो सवाल है वो है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है कि एक कृत्रिम तरीके से भ्रूण पैदा कर दिया है, भ्रूण बना दिया है वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने। देखो किसी भी भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि जहां भ्रूण पलेगा कोख होनी चाहिए ना, मदर की जो होती है कोख होनी चाहिए। इसके अलावा स्पर्म होना चाहिए, जिसको शुक्राणु बोलते हैं, स्पर्म। और इसके अलावा स्पर्म के अलावा अंडाणु होने चाहिए, एग्स होने चाहिए, मदर के जो एग्स होते हैं, ठीक है। यानी कि मेंस से क्यों आते हैं? मेंस से जो है, मेन से शुक्राणु आते हैं मेल से, और फीमेल से एग्स आते हैं। और इन दोनों का जो है स्पर्म और एग्स, इन दोनों का निषेचन होता है और निषेचन होने के बाद में भ्रूण विकसित होता है। यही प्रोसीजर होता है ना। लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या है, ये दोस्तों ये हुआ है कि यहाँ पर बिना किसी शुक्राणु के, बिना किसी एग्स के, यानी कि बिना मेल फीमेल के एक एग विकसित कर, वो भ्रूण विकसित कर दिया है लेबोरेटरी में। और इसको एक खास प्रकार के बर्तन में इसको डेवलप किया है साइंटिस्ट्स ने। तो आप सोच सकते हैं कितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है ना, कि बिना किसी मेन फीमेल के एक भ्रूण विकसित कर दिया जाएगा। और जो ये भ्रूण विकसित किया है दोस्तों, चूहे का भ्रूण है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरी तरह से भ्रूण विकसित हो चुका है और कहा जा रहा है, इन्होंने कहा है, एक सेकंड, हाँ लैपटॉप हैंग कर गया था, सॉरी इसके लिए। ये हुआ है दोस्तों कि ये जो भ्रूण विकसित हुआ है ना, ये जो चूहे का, इसका हार्ट भी डेवलप हो गया है, यानी कि इसका दिल धड़क रहा है, आप सोच सकते हैं। और इसकी पूंछ भी निकल आई है। तो देखो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। और किस देश के वैज्ञानिक थे ये? इजराइल के वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आंसर इसका डी है, ये छपने वाला सवाल है, एकदम आप लोग इस पर गौर करिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, स्टार बना लीजिए, ठीक है। ये जो है दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण है, यानी कि सिंथेटिक तरीके से भ्रूण विकसित कर दिया साइंटिस्ट ने और लेबोरेटरी में इसको विकसित किया है। जो केवल और केवल अभी तक कल्पना माना जा रहा था, वो एकदम अब बिल्कुल एकदम विकसित किया जा चुका है, सिंथेटिक एम्ब्रायो। और बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे, बड़े बड़े देशों के जो टेक्नोलॉजी के मामले में जो विश्व गुरु माने जाते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में जो जाइंट लेबोरेटरीज हैं, वो सभी लगे हुए थे। लेकिन वो अभी इस समय इसमें सफल नहीं हो पाई थी और इजराइल ने अपनी लैब में इसको कारनामे को कर दिखाया। सिंथेटिक भ्रूण इन्होंने तैयार कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि
इसके लिए ना तो किसी स्पर्म और ना ही किसी एग की जरूरत पड़ी और ना ही पालने के लिए किसी कोक की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। अब भ्रूण ये बन चुका है और उसका दिल भी धड़कना शुरू कर चुका है। और भ्रूण किसका है, ध्यान रखिएगा, चूहे का भ्रूण है ये। और इसका दिमाग भी विकसित हो रहा है और पूंछ भी बनती हुई दिख रही है। तो देखो, है ना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल दोस्तों ये। इजराइल के बारे में बात करूँ मैं आपसे, तो देखो ये आप मैप देख रहे हैं, ये इजराइल का मैप है और यहूदी कंट्री है ये, ठीक है। कौन सी कंट्री है, यहूदी लोग हैं यहाँ पर, मतलब यहूदी रिलीजन को मानने वाले। ये वेस्ट बैंक है जिसमें जेरूसलम, यहाँ पर ये जो है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में विवाद है। और ये गाजा पट्टी है, इसी गाजा पट्टी में हमास वगैरह यहीं पर है, ये जो बराबर रॉकेट दागते रहते हैं। और बहुत से रॉकेट, होता क्या है देखो, ये क्या करते क्या यहाँ से गाजा स्ट्रिप से ये इजराइल में रॉकेट दागते हैं। और रॉकेट जब दागते हैं ये, तो होता क्या, कई बार रॉकेट इन्हीं के ऊपर गिर जाता है। और अभी ऐसा ही हुआ था 2 दिन पहले कि इन दोनों में बहुत तगड़ी तनातनी हो गई थी, रॉकेट अपनी ही ज़मीन पर गिर जाता है यहाँ और सिविलियंस की मौत हो जाती है यहाँ पर। तो ये बहुत खतरनाक खेल चल रहा है यहाँ पर इजराइल और जो है गाजा में हमास जो संगठन है यहाँ का। इसकी हम लोकेशंस की बात करें, कुछ और चीज़ों की बाउंड्रीज़ की बात करें, तो यहाँ पर इसकी जो इजराइल लेबनान से कनेक्ट करता है। और यहाँ पर गोलन हाइट भी याद रखिएगा, गोलन हाइट भी यहीं पर है। इधर सीरिया से इसकी बाउंड्री टच करती है, यहाँ पर जॉर्डन है और इधर इजिप्ट है यानी कि मिस्र। तो ये और यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी। क्लियर, सारी बातें आप लोग मैपिंग के साथ में हमने डिस्कस करी। अब आगे चलते हैं। इजराइल की संसद का क्या नाम है दोस्तों, इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, याद रखिएगा आप लोग, नेसेट। अभी इनके नए पीएम बने हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इजराइल के नए पीएम कौन है, येर लिपिड इसके नए पीएम हैं। और अब्राहम एकॉर्ड बहुत ज़्यादा कई बार न्यूज में रहता है, सवाल पूछा भी जा चुका है पहले और इवन यूपीएससी में भी पूछा था, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और पीसीएस में भी बनेगा सवाल, तो ध्यान रखिएगा। अब्राहम एकॉर्ड जो है इजराइल और यूएई से संबंधित है। इन दोनों के बीच में ये एक तरह से हम कह सकते हैं शांति समझौता है। I2U2 संगठन कई बार मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। इसमें 4 देश हैं, कौन कौन से, I2 यानी कि 2 आई किस में आएंगी, एक तो इजराइल में है ना और एक इंडिया में, ये होगी I2। और U2, 2 U किस में आएंगे, यूएसए और यूएई। तो ये 4 देश हैं। I2U2 नया संगठन है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे बार बार इसको शामिल करता हूं यहाँ पर अपने सवालों में, ताकि आपको याद रहे, आपका कोई सवाल गलत नहीं हो, बस मैं ये चाहता हूँ। जेरूसलम डिक्लेरेशन जो है दोस्तों, ये हाल ही में चर्चा में था। और इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है, तो दोस्तों हाल फिलहाल में ये हुआ है संपन्न, अमेरिका और इजराइल के बीच में, ध्यान रखिएगा, जेरूसलम डिक्लेरेशन। क्लियर। नेक्स्ट है, हाल ही में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर किसके द्वारा इंडिया की उड़ान नामक परियोजना लॉन्च की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की उड़ान परियोजना किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है, देखो मैं आपको बता दूं, हमारे देश को आज़ाद हुए इस वर्ष कितने साल हो गए, 75वां साल चल रहा है, ठीक है। देखो इस 75वें वर्ष पर हम लोग क्या मना रहे हैं, अमृत महोत्सव। और इसके अमृत महोत्सव के इसमें उत्सव के रूप में, इसके प्रतीक के रूप में दोस्तों भारत सरकार भी बहुत सारे इवेंट चला रही है, बहुत सारे उत्सव मना रही है, बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो अब तक देश जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर के अब तक यानी कि 75 वर्षों में भारत की जो उपलब्धि हैं, उन उपलब्धियों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। समझ में आया आपको, किसके माध्यम से, चित्रण के माध्यम से, इस तरह से यहाँ पर ये दिखाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अभिलेखागार और कलात्मक चित्रण के जरिए देश की कहानी बयां करी जाएगी। इसमें ऑनलाइन परियोजना है और गूगल के द्वारा इसको क्या किया गया है, इसको शुरू किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है। राइट आंसर यहाँ पर बी है। इसके अलावा कुछ और चीज़ों की हम बात करें तो देखो ये कहाँ पर शुरू किया गया है, दिल्ली में जो सुंदर नर्सरी है, सुंदर नर्सरी में एक समारोह आयोजित किया गया था अभी और हाल फिलहाल में, और इसका शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय और गूगल के कुछ वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर शामिल थे, ठीक है। और कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लाइन में, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर द्वारा शुरू की गई परियोजना इंडिया की उड़ान, किसके द्वारा, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के द्वारा हमारे जो देश की उपलब्धियों का जश्न मनाने की बात करती है। और ये इन 75 वर्षों में भारत की जो अटूट और अमर भावना है उस पर आधारित है ये। क्लियर, सारी बातें ये डिस्कस करी। अब आगे चलते हैं, गूगल के बारे में डिस्कस करूं मैं आपसे। तो देखिए जो CEO हैं गूगल के, वो हैं सुंदर पिचाई। और इसको कब गठन हुआ था, 4 सितंबर 1998 को यूएस के कैलिफोर्निया में मेनलो पार्क में इसका गठन हुआ है। और हेडक्वार्टर अभी फिलहाल माउंटेन व्यू में है। माउंटेन व्यू दोस्तों
यूएस के कैलिफोर्निया में है। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन के द्वारा इसको फाउंड किया गया था गूगल को। उस समय इसको ये जो है अल्फ़ाबेट के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? अल्फ़ाबेट इंक। और सब्सिडरीज कौन कौन सी हैं? यूट्यूब, गूगल, एलएलसी, फायरबेस, ये सभी जो है गूगल की सब्सिडरीज हैं, याद रखिएगा। यूट्यूब वगैरह जिस पर अभी आप क्लास देख रहे हैं ना, ये भी गूगल की सब्सिडरीज है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हाल ही में स्ट्रीट व्यू सर्विस किसके द्वारा लॉन्च की गई? दोस्तों ये लॉन्च की गई थी गूगल के द्वारा। काम क्या है इसका? इसका क्या काम है कि भारत की जो है गूगल मैप में भारत की गलियों की मैपिंग दिखाना। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने हाल ही में गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट अभियान शुरू किया है? दोस्तों ये शुरू किया है WWF ने। आगामी मेक इन ओडिशा सम्मेलन के लिए ओडिशा ने किसके साथ साझेदारी की है? फिक्की के साथ में। हाल ही में किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 51% की वृद्धि हुई है। और भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया के साथ में समझौता किया है। क्लियर? तो सारी बातें आप लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन समारोह में ध्वजवाहक किसको बनाया गया था? यहां पर आप देख सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो मैंने ना इस कॉमनवेल्थ गेम्स पर एक स्पेशल क्लास आपकी ले चुका हुआ है दोस्तों। और वो ये जो क्लास है ये जो है चैनल पर आपको मिल जाएगी। क्लियर? ऑलरेडी ले रखी है मैंने क्लास। तो वो जो कॉमनवेल्थ पर स्पेशल क्लास है ना, वो क्लास आप लोग जरूर देखें। क्लियर? मैं चाहूँगा वहाँ पर आपको मैंने पूरी इस जानकारी अवेलेबल कराई है। कौन सा एडिशन है ये, कौन सा इसमें ध्वजवाहक कौन है, और इसके शुभंकर क्या हैं, सब चीज़, पहला कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कौन सा अभी मेडल है, और मतलब कितने मेडल हैं, कौन मेडल टैली में कौन सा है, कौन से नंबर पर है भारत, और कितने मेडल कौन से किसने क्या जीता, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपसे कॉमनवेल्थ से रिलेटेड कोई भी सवाल गलत ना हो, तो मैं चाहूँगा कि वो कॉमनवेल्थ से रिलेटेड स्पेशल वीडियो आप लोग जरूर देखें। तो अब आगे चलते हैं। समापन समारोह में ध्वजवाहक जो बनाया गया वो निखत जरीन और शरद कमल, इन दोनों को बनाया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर D है दोस्तों, A और B दोनों। जबकि जो शुभारंभ हुआ था उद्घाटन समारोह में दोस्तों कौन कौन ध्वजवाहक थे? PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखो, राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में बात करूँ मैं आपसे, तो ये पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुआ था हैमिल्टन में। संस्करण कौन सा है आपकी बार? 22वां। आयोजन स्थल बर्मिंघम। 4 साल में एक बार होता है। आयोजन की जो डेट थी वो है 28 जुलाई से शुरू हुए थे अब की बार, 8 अगस्त को समाप्त हो गए थे। शुभंकर क्या था अब की बार? पैरीदा बुल। और आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर ऑल। उद्घाटन समारोह में भारत का नेतृत्व किया PV सिंधु और मनप्रीत सिंह ने, जबकि समापन समारोह में निखत जरीन और शरद कमल ने। कुल 213 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया। और भारत के सबसे युवा खिलाड़ी यहाँ पर थे अनहत सिंह, 14 वर्ष के थे। स्क्वैश में इन्होंने जो है भाग लिया था। और बात करें कुछ और, भारत ने कुल कितने पदक जीते? 61 पदक जीते। और मेडल टैली में भारत, यानी कि पदक तालिका में भारत जो 4थे नंबर पर है। 2026 में कॉमनवेल्थ कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम अपने जो है टॉपिक से संबंधित की ये है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? मीराबाई चानू ने। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। क्लियर? नेक्स्ट है सैफ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसका अंडर-20 चैंपियनशिप भारत में हुआ था। तो आपसे पूछा है कि खिताब किसने जीता है, विजेता कौन है? भारत इसका विजेता है। कलिंगा स्टेडियम में हुआ फाइनल मैच, ध्यान रखिएगा। और कलिंगा स्टेडियम कहाँ पर है? भुवनेश्वर, ओडिशा में। रणजी ट्रॉफी का विजेता मध्य प्रदेश है दोस्तों। और प्रो कबड्डी लीग का विजेता दबंग दिल्ली है। क्लियर? संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल है। और सीनियर राष्ट्रीय पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप का विजेता हरियाणा है। ये सारी बातें आपने यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करी। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांस सरकार के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, जो फ्रांस का एक सम्मान है ये नाइट ऑफ द ऑर्डर, इसको ध्यान रखिएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी संभावना ये है कि शेवेलियर आपसे पूछा जा सकता है। तो जो ये नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट है, इसको शेवेलियर अवार्ड भी बोला जाता है। तो आपसे डायरेक्ट ये ही पूछा जाएगा
कि फ्रांस सरकार का शेवेलियर अवार्ड किसको दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा शेवेलियर अवार्ड जो है कन्नन सुंदरम को दिया गया है। राइट आंसर इज बी। यहां पर इसके बारे में कुछ और चीजें, कलाचुवुड के प्रकाशक हैं ये कन्नन सुंदरम, और इनको फ्रांस सरकार का शेवेलियर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि देखिए भारत और फ्रांस के बीच में प्रकाशन सहयोग में इनके योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया है इनको। और कलाचुवुडु जो है तमिलनाडु में स्थित एक प्रकाशन संस्थान है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। ये जो है यहाँ फ्रांस का आप मैप देख सकते हैं, ये फ्रांस है और इसकी जो है बाउंड्रीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर ग्रेट ब्रिटेन है, इधर स्पेन है, ये पोर्चुगल है, इधर आप यहाँ पर स्विट्जरलैंड देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रिया देख सकते हैं, नीदरलैंड यहाँ पर है। क्लियर? जर्मनी इधर है। तो ये सारी यूरोप का मैप है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैपिंग बहुत ज़रूरी है आजकल सवालों को अटेम्प्ट करने के लिए। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट हाल फिलहाल में जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है आपसे सवाल पूछने की, तो देखिए डॉक्टर सी नारायण रेड्डी पुरस्कार ये प्रतिभा रे को दिया गया, हमने अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था। नेक्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो है लता दीनानाथ जी के नाम पर दिया गया और पहला सम्मान है, इसलिए ये पहला अवार्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 31वां सरस्वती सम्मान 2021 राम दरस मिश्र को दिया गया है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 नीलमणि फुप्पड़ को दिया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दामोदर मौजा को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 ये हिंदी का दया प्रकाश सिन्हा को और इंग्लिश का दोस्तों दिया गया नमिता गोखले को। सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। नेक्स्ट है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल को मिला है। प्रीतिजर पुरस्कार 2022 फ्रांसिस कैरे को दिया गया है। और 94 जो ऑस्कर पुरस्कार थे उनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कोडा को प्रदान किया गया है। क्लियर? चलते हैं आगे। ये आज का सवाल है दोस्तों, जिसका आपको आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। सवाल ये है कि हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है नहीं मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आपका बताना है, आज का सवाल है। अभी मैं इसका आंसर कर देता, खैर याद आ गया मुझे। जल्दी से आप लोग आंसर करिए नीचे, हम आगे चलते हैं। कल का हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट तरीके से, ठीक है? कल का डिस्कशन ये है दोस्तों, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। नेक्स्ट राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निखत जरीन ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता है? ये आप देख ही सकते हैं, गोल्ड जीता है। नेक्स्ट हाल ही में शतरंज खेल की वैश्विक संचालन संस्था फिडे का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये नियुक्त किया गया विश्वनाथन आनंद को। और विश्वनाथन आनंद 5 बार के चैंपियन रह चुके हैं शतरंज में, भारत के खिलाड़ी हैं ये। और इनकी जो पुस्तक है, इनकी बायोग्राफी वो है मास्टरमाइंड। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारत ने हाल ही में जीता है ये। और कहाँ पर हुए थे? भारत के कलिंगा स्टेडियम में ये हुए हैं, लास्ट फाइनल जो मैच था। नेक्स्ट है हाल ही में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? ये बनाया गया दोस्तों नल्ला थम्बी किलाईसेल्वी को। और मैं आपसे अगर पूछूं CSIR के हेड कौन होते हैं, तो दोस्तों CSIR के हेड जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हाल ही में स्काईलाइट नामक उपग्रह संचार अभ्यास किसके द्वारा किया गया? ये किया गया भारतीय सेना के द्वारा। इसलिए किया गया कि इनको ये चेक करना था, टेस्ट करना था अपने जो सैटेलाइट्स हैं क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया गया है? ये किया गया गाइज जिम कॉर्बेट में। इसलिए किया गया है कि यहाँ पर इन्होंने शूट करी थी मैन वर्सेस वाइल्ड। ठीक है, चलते हैं आगे। और नेक्स्ट है हाल ही में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सेबी ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो सेबी ने केवी सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में गठित किया है। और सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुख्यालय इसका मुंबई में है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो ये चीन ने किया है। इसकी पूरी कोशिश है कि ताइवान को हड़पा जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि अमेरिका और ताइवान के बीच में दोस्तों एक ट्रीटी हो रखी है जिसमें कहा है कि अगर ताइवान पर कोई भी देश अटैक करेगा तो उसकी सहायता करने के लिए यूएस आएगा ही आएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों बढ़े चलो अभियान जो है ये किया गया है किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। साथियों ये थी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको
सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने सेशन इस तरह से प्रिपेयर करा, बहुत सारा कंटेंट कम समय में आपको बहुत सारा कंटेंट देने की कोशिश करी है। देखो अभी 40, 45, 50 मिनट का ये लेक्चर सेशन रहता है, जिसमें आपको अथाह कंटेंट दे दिया जाता है, इतना सारा कंटेंट कि ये बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है दोस्तों। उसको प्रिपेयर करने में 5-6 घंटे लगते हैं मुझे। अब आप ही बताइए, कम से कम शेयर कर दिया करिए, आप अपने यार दोस्तों के साथ में, भाई बंधुओं के साथ में शेयर करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, तो दोस्तों इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। हम आपसे पैसे तो नहीं लेते हैं ना इसके लिए, कम से कम फ्री में अवेलेबल हो रहा है, कोई बेहतर कंटेंट आपको मिल रहा है, तो उसको थोड़ा सा शेयर, तो इतना तो हम आपसे कह ही सकते हैं कि शेयर कर दीजिए प्लीज़। अब देखो ये हमारा मिशन SDM कोर्स है, इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। यहाँ पर कॉम्बो बैच है दोस्तों, आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सभी की आपको तैयारी कराई जाएगी। डेली लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, क्लास नोट्स, PDF, सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डाउट सेशन, इतना सारा चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो जरूर इस बैच को ज्वाइन करें। इसकी फ़ीस क्या है, सब चीज़ के बारे में आप लोग हमारे जो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए वहाँ पर आप कॉल करके जरूर पूछिए। बाइलिंगुअल बैच है, आप चाहे किसी भी मीडियम के छात्र हों, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, ये जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। प्रीलिम्स के भी पेपर 1, पेपर 2 दोनों पेपर की तैयारी आपको होलिस्टिक वे में कराई जाएगी। GS1, GS2, GS3, 4 यानी कि चारों मेंस के पेपर है, जनरल हिंदी, ऐसे राइटिंग, सब कुछ, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाएगा। तो ये थी आज की डिस्कशन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आप एक थम्स अप और सेशन के बारे में बताइए जरूर कि कैसा सेशन लगा आपको, ठीक है। और कुछ दिनों में लाइव क्लासेस हम जरूर लेंगे, इस करंट अफेयर सेशन की लाइव क्लासेस चलाया करेंगे आपके कुछ दिनों बाद, ठीक है। अभी मैं घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन सबको PPT पर, जैसा आप देख रहे हैं। कुछ दिनों में डिजिटल बोर्ड पर चलिया करेंगे ये, तो टेंशन लेने की नहीं है, टेंशन मतलब लेने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे से सब चीज़ प्रिपेयर कराएंगे हम आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।